Assalamu alaikum. Welcome to Indus Nurses Preparation Academy. I am Zishan Ahmed. Today we are going to learn about research question and research hypothesis in nursing research. These are important concepts that help us to plan and conduct research studies. Let's learn how to create a good research question and hypothesis together. What is research question? ये एक सवाल होता है जिसमें जो है आउटलाइन होती है प्राइमरी कंपोनेंट की। प्राइमरी कंपोनेंट मतलब इस रिसर्च के जो प्राइमरी कंपोनेंट होते हैं उसकी आउटलाइन पूरी होती है रिसर्च क्वेश्चन में, और ये हमें गाइड करता है कि हमारी स्टडी की डिज़ाइन कौन सी होगी, मेथडोलॉजी कौन सी होगी। दैट्स कॉल्ड रिसर्च क्वेश्चन। कीवर्ड अगर एमसीक्यूज के हवाले से देखे जाएं तो आउटलाइन दी प्राइमरी कंपोनेंट, ये रिसर्च क्वेश्चन होते हैं, हमें गाइड करता है कि डिज़ाइन कौन सी होगी और मेथडोलॉजी कौन सी होगी। ये दो कीवर्ड्स याद कर दें, गाइड्स दी डिज़ाइन एंड मेथडोलॉजी, आउटलाइंस दी प्राइमरी कंपोनेंट्स। एमसीक्यूज के हवाले से ये हेल्पफुल होगा। ये एक एग्जांपल है जो स्टडी हमने कंडक्ट की थी सीनियर इलेक्टिव के दौरान, उसका रिसर्च क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग ऑन द एनहांसमेंट ऑफ क्लिनिकल स्किल कॉम्पिटेंस अमंग अंडर ग्रेजुएट नर्सेज। ये एक आउटलाइन है प्राइमरी कंपोनेंट की। और कैसे आउटलाइन है देखें, इसमें वेरिएबल भी हैं। इम्पैक्ट ऑफ सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग का हम देखना चाह रहे हैं किस पे, क्लिनिकल स्किल्स कॉम्पिटेंसी पे। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल ये दोनों भी इसमें आ गए। और हम क्या देख रहे हैं, इम्पैक्ट देख रहे हैं, ठीक है, कि सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग का कितना इम्पेक्ट पड़ता है क्लिनिकल स्किल्स पे। ये भी हमें डिज़ाइन बताएगा कि ये एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होगी, ये ठीक है, ये बता रहा है। और हमें पॉपुलेशन भी बता रहा है, अंडर ग्रेजुएट नर्सेस पॉपुलेशन है। तो ये पूरी एक आउटलाइन, इसलिए इसको कहा जाता है रिसर्च क्वेश्चन को, कि प्राइमरी कंपोनेंट की आउटलाइंस होती है और डिज़ाइन और मेथडोलॉजी भी गाइड करता है। ये है रिसर्च क्वेश्चन। एलिमेंट ऑफ गुड रिसर्च क्वेश्चन। गुड रिसर्च क्वेश्चन के कौन से एलिमेंट होते हैं, ये जो है टू गाइड्स हैं जो हमें हेल्पफुल होती है जब हम रिसर्च क्वेश्चन डेवलप कर रहे होते हैं। वो कौन सी है, एक है पीको और दूसरी है फिनर। ये टू गाइडलाइन याद कर लो। फिनर हमें क्या बताती है, गाइडेंस इन द अप्रेजल ऑफ रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन का अप्रेजल के लिए गाइडेंस जो देती है वो फिनर देती है। और पीको हमें क्या बताता है, आउटलाइन द एलिमेंट ऑफ गुड क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च के जो आउटलाइन एलिमेंट्स की होती है वो पीको हमें बताता है, ठीक है। ये दो चीज़ें डिफरेंशिएट याद रख लो, एक पीको दूसरा फिनर। पीको क्या बताता है, आउटलाइन द एलिमेंट ऑफ अ गुड रिसर्च क्वेश्चन, और फिनर हमें क्या बताता है, गाइडेंस इन द अप्रेजल ऑफ रिसर्च क्वेश्चन। ये दो डिफरेंस याद कर लें एमसीक्यूज के हवाले से। और पीको स्टैंड फॉर पॉपुलेशन इंटरवेंशन, ठीक है, कंपेरिजन एंड आउटकम, PICO, पॉपुलेशन इंटरवेंशन कंपेरिजन एंड आउटकम, ये भी याद रख लें। यूजिंग प्री ऑपरेटिव एजुकेशन फॉर शॉर्ट स्टे पेशेंट अंडरगोइंग प्रोस्टेक्टोमी एज एन एग्जाम्पल, अ रिसर्च क्वेश्चन बेस्ड ऑन पीको माइट लुक लाइक दिस। ये एक जो है पीको का एग्जाम्पल है कि रिसर्च क्वेश्चन में मतलब पॉपुलेशन भी है, इंटरवेंशन भी है, कंपेरिजन भी है एंड आउटलाइन भी है। जैसे पॉपुलेशन क्या है, इन रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी पेशेंट जो है ये पॉपुलेशन है जो हॉस्पिटल में स्टे करेंगे एक दिन के लिए। इंटरवेंशन क्या है, डज कस्टमाइज्ड प्री ऑपरेटिव टीचिंग, जो हम प्री ऑपरेटिव टीचिंग उनको दे रहे होंगे तो ये इंटरवेंशन हमारा हो जाएगा। कंपेरिजन, कंपेयर्ड टू स्टैंडर्ड प्री ऑपरेटिव टीचिंग, हम जो है प्री ऑपरेटिव टीचिंग का स्टैंडर्ड कंपेयर करेंगे, आउटकम क्या होगा, लीड टू बेटर पेन कंट्रोल एज मेजर्ड बाय विजुअल एनालॉग स्केल, हम ये आउटकम देखेंगे।
ये हम देखते हैं कि रिसर्च क्वेश्चन में सारी चीज़ें हैं, इंटरवेंशन है, कंपैरिजन, आउटकम, पॉपुलेशन, ठीक है, मतलब आउटलाइन द एलिमेंट, इसलिए इसको कहा गया है। अच्छा, फिनियर में हम क्या देखते हैं, इन अदर एक्रोनम फिनियर गिव्स गाइडेंस इन द अप्रेजल ऑफ रिसर्च क्वेश्चन। अप्रेजल में हम क्या देखेंगे, दिस मॉडल गिव्स द नर्स रिसर्चर अ फ्रेमवर्क ऑफ फॉर एवेल्यूटिंग द डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड क्वेश्चन। एक अच्छे सवाल का जो करेक्टरिस्टिक्स डिज़ायरेबल होने चाहिए वो एवाल्यूट जो करता है वो फिनियर से हम देखते हैं। कैसे देखते हैं, जैसे एफ से फिजिबल है, और आई से इंटरेस्टिंग है, एन से नोवल है, ई से इथिकल है, आर से रेलिवेंट है। हमारी स्टडी फिजिबल है या नहीं है, ये हम जो है एवैल्यूट करते हैं। एडुकेट सब्जेक्ट, हमारे जितना जो है पॉपुलेशन होनी चाहिए, सब्जेक्ट हमारा सैंपल साइज होनी चाहिए उतनी है या नहीं है। टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हमारे पास है या नहीं। ऐसा नहीं कि हम नर्स रिसर्चर हैं और हम जाके इंजीनियरिंग वालों की रिसर्च उठाएं, एक्सपर्टीज़ वो हमारे पास नहीं होगी। ये भी फिजिबल जो है अप्रेस करता है रिसर्च क्वेश्चन को। टाइम हमारे पास है या नहीं है। जैसे हमारा प्रोजेक्ट था 3 मंथ का, तो हम ऐसी स्टडी डिज़ाइन सिलेक्ट कर लें जो कि 1 साल में भी कंप्लीट ना हो, तो ये फिजिबल नहीं होता। तो ये भी हम जो है अप्रेजल से देखते हैं कि ये फिजिबल स्टडी हमारी टाइम के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, एक्सपर्टीज़ के हिसाब से है या नहीं है, और मनी बजट हमारे पास है या नहीं है। तो उस हिसाब से हम फिर वो स्टडी को देखते हैं। दी स्कोप इन दी नैरोइंग इनफ फॉर स्टडी, ठीक है। ये एक पहला कंपोनेंट फिनियर का हो गया, फिजिबिलिटी। दूसरा है इंटरेस्टिंग, द क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग टू द इन्वेस्टिगेटर की इंटरेस्ट है उस रिसर्च क्वेश्चन में। ये भी इस फिनियर से हम देखते हैं। नोवल, द स्टडी कन्फर्म ऑफ रिफ्यूट्स प्रीवियस फाइंडिंग और प्रोवाइड्स न्यू फाइंडिंग। रिफ्यूट्स प्रीवियस फाइंडिंग और प्रोवाइड्स न्यू फाइंडिंग्स, ये नोवल कंपोनेंट हम देखते हैं कि उसने जो प्रीवियस फाइंडिंग लिटरेचर रिव्यू से ली है वो क्या प्रोवाइड न्यू फाइंडिंग्स करेगी हमें स्टडी, या वही चीज़ आएगी पुरानी, तो ये नोवल से हम देखते हैं। इथिकल, दी स्टडी कैन नॉट काज अनएक्सेप्टेबल रिस्क मतलब को हमारा जो सैंपल होगा, जो सब्जेक्ट होगा, मतलब हमारी स्टडी की पॉपुलेशन होगी, उस पर कोई जो है वो नुकसान ना हो, रिस्क ना हो। हम जो स्टडी कंडक्ट करें, कोई एक्सपेरिमेंट करें, ताकि उनको कोई नुकसान ना हो, कोई रिस्क तो नहीं है, ये इथिकल कंसिडरेशन से देखा जाता है। टू पार्टिसिपेंट एंड डज नॉट इन्वेड प्राइवेसी, और उनकी प्राइवेसी का भी ख्याल रखा जाता है, ये इथिकल कंसिडरेशन में आ जाता है। रेलिवेंट, दी क्वेश्चन इज रेलिवेंट टू साइंटिफिक नॉलेज से रेलिवेंट है क्वेश्चन, और क्लिनिकल एंड हेल्थ पॉलिसीज़ के हिसाब से, एंड फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शन उसमें है। ये सारी चीज़ें जो है फिनियर से हम चेक करते हैं। ये हमें क्या करता है, गाइडेंस इन द अप्रेजल और डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स, ये सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं ना, फिजिबल, इंटरेस्टिंग, नोवल, इथिकल, रेलिवेंट। अच्छा, हाइपोथेसिस की री स्टेटमेंट सिर्फ याद कर लें एमसीक्यूज के हवाले से। किसका री स्टेटमेंट, रिसर्च क्वेश्चन का। जो सारा रिसर्च क्वेश्चन है वो री स्टेटमेंट हो जाता है, उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। इन फॉर्म दैट कैन बी एनालाइज स्टैटिकली, वो स्टैटिकली एनालाइज होगा। रिसर्च क्वेश्चन स्टैटिकली एनालाइज नहीं, हाइपोथेसिस होता है फॉर सिग्निफिकेंस के लिए। तो कीवर्ड इसके जो हैं हाइपोथेसिस के, री स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, जो टाइप्स हैं हाइपोथेसिस के वो जो है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, और नल हाइपोथेसिस आगे आएगा। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में 2 साइडेड स्टेटमेंट होती है, और डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में 1 साइडेड स्टेटमेंट होती है। सिंपली याद रख लो एमसीक्यूज के हवाले से, ठीक है। बाकी आगे जो भी है उनको छोड़ो। 2 साइडेड स्टेटमेंट नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, 1 साइडेड स्टेटमेंट जो है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है। नल हाइपोथेसिस में क्या होगा, नो डिफरेंस बिटवीन, नो आ जाएगा, नो, नल नो डिफरेंस हाइपोथेसिस। ये कीवर्ड्स हैं एमसीक्यूज के हवाले से।
एक स्टेटमेंट होती है रिसर्च क्वेश्चन की दैट डिक्लेयर देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स एज अ रिजल्ट ऑफ रिसीविंग द इंटरवेंशन और नॉट रिसीविंग द इंटरवेंशन। दो ग्रुप्स के दरमियान में डिफरेंस नहीं है, वो दोनों ग्रुप एक इंटरवेंशनल होगा दूसरा नॉन इंटरवेंशनल होगा। ठीक है, तो ये नल हाइपोथेसिस इसको कहा जाता है, नो डिफरेंस। अच्छा, याद हो गया। टू डायरेक्शन स्टेटमेंट जो होगा वो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस वन साइडेड स्टेटमेंट होगा। नल हाइपोथेसिस नो डिफरेंस बिटवीन होगा। डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस, कैसे डेवलप करते हैं हाइपोथेसिस को? गुड हाइपोथेसिस स्टेटमेंट इंक्लूड द पॉपुलेशन वेरिएबल्स और कंपैरिजन। वेरिएबल जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और उसको कंपेयर किया जाता है, और पॉपुलेशन होती है। एक अच्छे हाइपोथेसिस के ये जो हैं एलिमेंट्स हैं। इट इज़ ईजी टू सी द एनालॉजी बिटवीन पीको क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस। ये एक अच्छा है जो सिमिलरिटी है पीको क्वेश्चन का जो एलिमेंट का कंपोनेंट था पीको और हाइपोथेसिस में। पीको में जो था वो पॉपुलेशन भी था और इंटरवेंशन भी था, कंपैरिजन भी था, और हाइपोथेसिस में भी ये वेरिएबल होते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ हाइपोथेसिस रिसर्च क्वेश्चन। क्वेश्चन में तो जाहिर बात है क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट आप रिसर्च क्वेश्चन देखेंगे, डू कोलैबोरेट इंटरडिसिप्लिनरी राउंड्स चेंज द नर्सेज परसेप्शन ऑफ कोलैबोरेशन ऑन अ पेशेंट केयर यूनिट। ये क्वेश्चन मार्क है और ये पूछा गया है, ठीक है। और नल हाइपोथेसिस में आप देखेंगे देयर विल बी नो डिफरेंस इन नर्सेज परसेप्शन, नर्स परसेप्शन में डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। ये नो डिफरेंस, इसमें नो आ गया। अल्टरनेटिव नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में क्या होगा? टू साइडेड होगा। नर्सेज परसेप्शन of collaboration will be difference when interdisciplinary round are implement on a patient care unit। will be difference, ये नहीं बताया गया कि बढ़ेगा या कम होगा। will be difference, डिफरेंस फिर कोई भी हो सकता है, इंक्रीज डिक्रीज। ये टू डायरेक्शनल इसलिए कहा गया है इसको। और फिर देखते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में क्या है। नर्सेस परसेप्शन ऑफ कोलैबोरेशन विल बी इम्प्रूव्ड। ये देखो एक डायरेक्शन दी गई है कि विल बी इम्प्रूव्ड, डायरेक्शन ज़्यादा होगा, ये एक डायरेक्शन दी गई है। अगर यहाँ विल बी डिक्रीज होता फिर भी ये डायरेक्शन दी गई है। लेकिन नॉन डायरेक्शनल में देखें विल बी डिफरेंट फिर वो ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। ये ज़हन नशी कर लें। ये दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, वही चीज़ है। पहले में क्वेश्चन पूछा गया है, दूसरे में देखेंगे नो डिफरेंस है, तीसरे में देखेंगे कि डिफरेंस एवरेज अमाउंट ऑफ स्कूल एवरेज बताई गई है कि डिफरेंस आएगी, ये नहीं बताया गया कि ज़्यादा होगी या कम होगी। और लास्ट में जो है ये बताया गया है कि ग्रेटर एवरेज, मतलब एक डायरेक्शन दी गई है। From question to hypothesis, just as the research question guides the design, research question हमें जो है वो डिज़ाइन स्टडी की गाइड करता है, और हाइपोथेसिस क्या करता है? हाइपोथेसिस हमें गाइड करता है स्टैटिकल एनालिसिस। स्टैटिकल एनालिसिस जो हम करते हैं ये हाइपोथेसिस हमें गाइड करता है, और रिसर्च क्वेश्चन क्या? स्टडी की डिज़ाइन और पॉपुलेशन गाइड करता है। एमसीक्यूज के हवाले से याद रख लो। रिसर्च हाइपोथेसिस इज अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट। हाइपोथेसिस जो होता है स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती है जो प्रिडिक्ट करती है, स्टेटमेंट प्रिडिक्शन देती है एक डायरेक्शन में। नेचर ऑफ द रिजल्ट जो क्या होगा एक उसकी डायरेक्शन की प्रेडिक्शन देती है कि रिज़ल्ट ज़्यादा होगा कम होगा, ये स्कोर ज़्यादा आएगा कम आएगा, नहीं ज़्यादा नहीं आएगा। मतलब एक डायरेक्शन नॉन डायरेक्शन या नल हाइपोथेसिस, मतलब एक प्रेडिक्शन देती है स्टेटमेंट जो हाइपोथेसिस वाली होती है। हाइपोथेसिस इज रीस्टेटमेंट। अच्छा, दूसरा कीवर्ड इसका रीस्टेटमेंट है हाइपोथेसिस का। किसका रीस्टेटमेंट? रिसर्च क्वेश्चन का। फ्रॉम कैन बी एनालाइज स्टैटिकली।
जाहिर बात है ये हमने ऊपर भी पढ़ा कि एनालाइज स्टैटिकली, ये हाइपोथेसिस का है। इट इज़ स्पेसिफिकली यूज्ड इन कैजुअल टेस्ट। कौन सी टेस्ट यूज़ होंगी ये भी हाइपोथेसिस हमें बताता है। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, जिसको खुजा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी हमें क्या हाइपोथेसिस गाइड करता है, बताता है। For example, the research question, what is the association of environmental factor and reactive airway disease in otherwise healthy adults can be rewritten as the hypothesis. वही बात, रीरिटन हाइपोथेसिस मतलब रीस्टेटमेंट। देयर इज नो एसोसिएशन, ये नल हाइपोथेसिस का एग्जांपल है। देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन एनवायरनमेंट फैक्टर एंड रिएक्टिव एयरवे डिजीज इन अदरवाइज हेल्दी एडल्ट्स। मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी। टाइप ऑफ एनालिसिस, एनालिसिस के दो टाइप्स हैं, एक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होती है, दूसरी इन्फ्रेंशियल एनालिसिस होती है। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में हम जो है स्टैटिक्स जो यूज़ करते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। इस सेंट्रल टेंडेंसी में हम क्या देखते हैं, मीन, मोड, मीडियन। मीन क्या होता है, द एवरेज वैल्यू होता है मीन। और मोड क्या होता है, ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली वैल्यू जो डेटा हमारे में होता है वो मोड होता है। और मीडियन जो होता है मिडिल वैल्यू ऑफ डेटा का जो मिडिल वैल्यू होता है उसको मीडियन कहते हैं। फर्दर इनको डिटेल में हम डेटा एनालाइज वाले चैप्टर में हम इनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। वेरिएबिलिटी में रेंज, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन। रेंज में हम क्या देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन लार्ज एंड स्मॉलेस्ट और लार्ज नंबर के बीच में जो डिफरेंस होता है इसको रेंज हम कहते हैं। मोड वही एक मोस्ट फ्रीक्वेंटली वैल्यू। और स्टैंडर्ड डेविएशन में हम ये है कि द अमाउंट ऑफ वेरिएशन और डिस्पर्शन इन डेटा में जो डिस्पर्शन या वेरिएशन का जो अमाउंट होता है उसको स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है। इन्फ्रेंशियल एनालिसिस में हम सैंपल को एनालाइज करते हैं, जो हम कलेक्ट करते हैं सैंपल और पॉपुलेशन से इन सैंपल हम लेते हैं। रूल्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, सिलेक्ट टेस्ट पीरियड। पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सी टेस्ट हम रन करेंगे। जब हम साइनोसिस राइटअप करते हैं उस टाइम रन ऑल दी टेस्ट आइडेंटिफाइड, जितने भी टेस्ट हमने जो है सिलेक्ट की हैं, आइडेंटिफाई की हैं, उनको रन करते हैं और रिपोर्ट करते हैं जो टेस्ट हम रन करते हैं उनको रिजल्ट्स में। टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो होती है ये नंबरिंग में होती है, नंबर्स में शो करते हैं हम। और ये कीवर्ड्स हैं, याद रख लें, क्वांटिटेटिव। क्वांटिफाई द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व काउंटिंग, वही नंबर, जाहिर बात है नंबर होंगे तो काउंट करेंगे और मेयरिंग देम, और उनको मेयर करेंगे। दीज काउंट एंड मेयर्स रिजल्ट इन नंबर्स, वही बात आ गई, नंबर्स दैट कैन बी मैथमेटिकली, जाहिर बात है नंबर्स मैथमेटिकली होते हैं। ठीक है, और वो रिवील क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन, हमारी रिजल्ट्स की इंफॉर्मेशन जाहिर करते हैं वो नंबर्स जो होते हैं। द रिसर्च कैन थिंक ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस एज एन इंटरप्रेटर दैट टेक्स रॉ डेटा। जब हम इंटरप्रेट कर रहे होते हैं या एनालाइज कर रहे होते हैं क्वांटिटेटिव एनालाइज, पहले हमारे पास रॉ डेटा होता है। जैसे हमने फॉर्म फिल किए थे, तकरीबन 80 सैंपल साइज़ थी हमारी, तो वो 80 फॉर्म्स जो थे उनकी ये पूरी डेटा जो थी हमारे पास वो रॉ डेटा थी। उनको फिर हम SPSS पे इंटर करते हैं एंड टर्न इट इनटू समथिंग अंडरस्टैंडेबल। फिर हम उसको एनालाइज करके एक टेबल फॉर्म में ले आते हैं, वो अंडरस्टैंडेबल डेटा हमारी होती है कि हमारे पास फीमेल पार्टिसिपेंट इतने थे, मेल इतने थे, उनकी एज इतनी थी, ये रूरल के इतने थे, अर्बन के इतने थे, और इतनों ने जो है इस हमारे क्वेश्चन का ये येस में जवाब दिया या नो में, वो सारी अंडरस्टैंडेबल हम टेबल में बना के डेटा पेश करते हैं। Many types of quantitative analysis are possible. Those available to the researcher can be categorized several ways. उसको हम several ways से categorize करते हैं, ठीक है, quantitative analysis को।
ठीक है, कौन कौन से बाय द गोल ऑफ द एनालिसिस, गोल कौन सा है हमारी एनालिसिस का, कि हम क्या देखना चाह रहे हैं इस डेटा में, और अजम्पशन क्या है उस डेटा की, उस हिसाब से भी हम जो है कैटेगराइज करते हैं, और नंबर ऑफ़ वेरिएबल कितने इन्वॉल्व हैं उस हिसाब से भी हम कैटेगराइज करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस को। गोल्स ऑफ एनालिसिस, goals of analysis, quantitative analysis are also classified as descriptive or inferential based on the aim of the study। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में हम क्या करते हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सैंपल और पॉपुलेशन के जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हम एनालाइज करते हैं, जिसमें डेमोग्राफिक डेटा हमारी आ जाती है, वो हम डिस्क्रिप्टिव में देखते हैं। और इन्फ्रेंशियल एनालिसिस में हम ये एनालाइज करते हैं कि डिटरमाइन द रिजल्ट्स, जो स्टडी का रिजल्ट्स होता है वो डिटरमाइन हम इन्फ्रेंशियल एनालिसिस में करते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टडी एनालिसिस में हम करेक्टरिस्टिक्स सिर्फ देखते हैं सैंपल के, कि उनकी एज क्या थी, वो मेल कितने थे, फीमेल कितने थे, डेमोग्राफिक डेटा मतलब उसमें आ जाती है। इन्फ्रेंशियल में डिटरमाइन रिजल्ट्स होता है जो सैंपल पे अप्लाई होता है। ठीक है, और कॉन्फिडेंटली जनरलाइजिंग रिसर्च, कॉन्फिडेंटली जनरलाइज रिसर्च जो होती है एज अ बेसिस फॉर एविडेंस फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस, ये हम इन्फ्रेंशियल बेस पे करते हैं। assumption of the data, quantitative analysis are generally grouped into two। क्वांटिटेटिव जो डेटा होती है assumption टू ग्रुप्स में हम करते हैं, एक पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक, दो कैटेगराइज करते हैं assumption दो ग्रुप्स में, मेजर कैटेगरी। की डिफरेंस फैक्टर क्या होता है दोनों कैटेगरीज का, अजम्पशन मेड अबाउट, जो अजम्पशन हम मेड करते हैं वो एक डिस्ट्रीब्यूशन हो गई कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर डेटा हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होती है तो पैरामीट्रिक अजम्पशन हम मेड करते हैं, जिस पे हम कुछ टेस्ट होते हैं जो पैरामीट्रिक टेस्ट में आ जाते हैं, दूसरे नॉन पैरामीट्रिक में आ जाते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीट्रिक में आएगा, एब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन पैरामीट्रिक में आएगा। और शेप हम डेटा का देखते हैं कि वो बेल शेप है या किस शेप में प्रेजेंट डेटा हुई है, उस हिसाब से हम अजम्पशन मेड करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन और शेप दो ग्रुप्स कौन से, पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक टेस्ट जो होते हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा पे अप्लाई हम करते हैं। जब हमारी डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होती है और वो फॉल करती है बेल शेप कर्व में, बेल शेप नॉर्मल डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व है, उसमें जो है फिर हम पैरामीट्रिक टेस्ट रन करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो होती है ये एबनॉर्मल जो डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, जिसकी अजम्पशन नहीं बनती, नो अजम्पशंस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होती है डेटा, उसमें हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट रन करते हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल इन द एनालिसिस में नंबर, हम जो वेरिएबल्स के जितने नंबर होते हैं उस हिसाब से एनालाइज करते हैं। जैसे यूनिवेरिएट एनालिसिस, यूनि मीन्स सिंगल वेरिएबल, एक वेरिएबल की डेटा जो होती है उसको अगर हम एनालाइज करते हैं तो उसको यूनिवेरिएंट एनालिसिस कहते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स होती है, सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, या इन्फ्रेंशियल एनालिसिस में भी ये यूज़ होता है। बाय वेरिएंट एनालिसिस मीन्स टू वेरिएबल, यूनि मीन्स सिंगल, बाय मीन्स टू वेरिएबल, एनालिसिस ऑफ टू वेरिएबल एट अ टाइम, एक ही टाइम पे अगर टू वेरिएबल को आप जो एनालाइज कर रहे हैं तो ये बाय वेरिएंट एनालिसिस है। एंड कोरिलेशन स्टडी मोस्ट कॉमन जो यूज़ होता है, ये कोरिलेशन स्टडी, हम रिलेशन देखना चाह रहे होते हैं दोनों वेरिएबल का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, ये बाय वेरिएंट एनालिसिस इसको कहा जाता है। मल्टी वेरिएंट एनालिसिस में मल्टी वेरिएबल होंगे, दो से ज़्यादा वेरिएबल होंगे एक ही टाइम पे, उनको एनालाइज जब हम कर रहे होते हैं तो इसको मल्टी वेरिएंट एनालिसिस कहा जाता है। सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट क्वांटिटेटिव टेस्ट,
हम कैसे क्वांटिटेटिव टेस्ट अप्रोप्रिएटली सिलेक्ट करते हैं, उनकी क्या क्राइटेरिया है, ये इसमें हम सीखेंगे। कंडक्टिंग एन अप्रोप्रिएट क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिपेंड्स ऑन एबिलिटी ऑफ द रिसर्चर की एबिलिटी पे डिपेंड करता है। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट, ये एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है रिसर्चर के लिए। दिस इज ऑफन द मोस्ट डाउटिंग पार्ट, वही आ गई बात, डाउटिंग पार्ट होता है ऑफ द एनालाइज प्रोसेस, बिकॉज मेनी टेस्ट आर अवेलेबल, बहुत सारी टेस्ट अवेलेबल होती हैं, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक, फिर एहतियातन अजप्शन लगा के, नॉर्मलिटी दे के फिर टेस्ट रन करनी होती है, वेरिएबल देख के, ठीक है। ईच हैज़ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, हर किसी की अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन रिक्वायर होती है हर टेस्ट की, विच में देन बी अप्रोप्रिएट इन स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस, वही बात आ गई। द रिसर्चर मस्ट मेक डिसीजन, जो डिसीजन लेता है अबाउट अप्रोप्रिएटनेस ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, किन फैक्टर्स पे ये जो है अप्रोप्रिएटली जो है सिलेक्ट करता है, वो फैक्टर्स जो हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, जैसे वेरिएबल की बात हुई, टू बी टेस्टेड। द लेवल ऑफ मेजरमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल की लेवल क्या है। स्टैटिकल एंड मैथमेटिकल अजप्शन, जैसे नॉर्मलिटी, एबनॉर्मल, वो जो है स्टैटिकल मैथमेटिकल अजप्शन के बाद हम फिर जो है सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी टेस्ट रन करेंगे। जैसे ये टेस्ट डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स मीन्स, अगर दो ग्रुप्स के मीन को हम जो है कंपेयर देखना चाह रहे हैं तो कौन सी टेस्ट रन करेंगे। करेक्टरिस्टिक्स में देखें कि कंपेयरिंग सैंपल मीन टू नॉन पॉपुलेशन वैल्यू, अगर एक सैंपल के मीन को हम नॉन पॉपुलेशन के वैल्यू के साथ कंपेयरिंग कर रहे हैं तो वन सैंपल एफ टेस्ट हम रन करेंगे, ठीक है। अगर कंपेयरिंग द मेन वैल्यू इन वन ग्रुप टू द मेन वैल्यू इन अदर ग्रुप, एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ मेन वैल्यू को कंपेयर करना चाह रहे हैं तो वो इंडिपेंडेंट सैंपल एफ टेस्ट आएगी, ठीक है। कंपेयरिंग द मेन वैल्यू इन वन ग्रुप टू द मेन वैल्यू इन अदर ग्रुप, द ग्रुप हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन ईच अदर, ठीक है, इन अदर ग्रुप, तो फिर हम इंडिपेंडेंट सैंपल एफ टेस्ट रन करेंगे। कंपेयरिंग द मीन वैल्यू इन अ ग्रुप मेजर ओवर टाइम, ठीक है, वैल्यू इन द फर्स्ट सैंपल कैन बी पेयर्ड अप विथ अ वैल्यू इन द सेकंड सैंपल। एक ही सैंपल क्या हम दो दफ़ा जब सैंपल डेटा ले रहे होते हैं, जैसे हमने टेस्ट में हमने जो स्टडी की, रिसर्च कंडक्ट की थी, उसका पीयर सैंपल एफ टेस्ट रन किया था मैंने, ठीक है। उसमें हमने क्या किया था कि प्री असेसमेंट सैंपल लिया था, फिर हमने इंटरवेंशन में सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग इंटरवेंशन दिया था, फिर हमने पोस्ट जो है स्कोर कंडक्ट किया था। तो प्री एंड पोस्ट स्कोर को हमने पीयर्ड सैंपल एफ टेस्ट से कैलकुलेट किया था, एनालाइज किया था। टेस्ट ऑफ डिफरेंस इन रेट एंड प्रोपोर्शन, पिछली जो थी टेस्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स मीन, वो टू ग्रुप्स मीन का टेस्ट था। अब टेस्ट ऑफ रेट एंड प्रोपोर्शन के हिसाब से हम कौन सी टेस्ट देखते हैं, जिससे रेट पता चलता है और प्रोपोर्शन, वो तो हम मीन चेक कर रहे थे ना, पिछले वाला, ये हम मीन चेक कर रहे थे, इसमें हम रेट एंड पॉपुलेशन चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो एज जस्ट नोटेड हेल्थ केयर वेरिएबल आर ऑफन एक्सप्रेस रेट आर प्रोपोर्शन, रेट या प्रोपोर्शन में जब हम डेटा को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तो उस टाइम हम ये देखेंगे इवेंट दैट इधर डू और डू नॉट अकर, इवेंट अकर हुआ या नहीं हुआ, मेडिकेशन एरर्स मतलब हुआ या नहीं हुआ, इसका रेट और प्रोपोर्शन हम चेक निकालते हैं ना।
और जैसे दूसरा एग्जांपल दिया है प्रेजेंट और एब्सेंट, रिस्क फैक्टर और नो रिस्क फैक्टर हैं या नहीं हैं, ये इसका भी हम रेट देखते हैं कि पहले कितना रेट था या प्रोपोर्शन उसका कितना था रिस्क फैक्टर का और अब कितना है। एंड वेरिएबल टेस्ट डिस्क्राइब करेक्टरिस्टिक्स, और करेक्टरिस्टिक्स भी हम रेट और प्रोपोर्शन से जो है एनालाइज करते हैं। कैटेगोरिकल वेज एथनिसिटी और जेंडर, जैसे एथनिसिटी है, कल्चर हो गया, हमारा जेंडर हो गया, ये भी जो है इससे हम रेट और प्रोपोर्शन से शो करते हैं। इसमें इंटरवल जो है ना कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज इंटरवल एक्सप्रेस इसमें नहीं होता, जस्ट रेट बताता है कि इतनी परसेंटेज था नहीं था, वो प्रोपोर्शन हो गया, और रेट, ये दोनों पता चलती है। एग्जाम्पल ये है कि लेवल ऑफ मेजरमेंट नॉमिनल और ऑर्डिनल, तो फिर टेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ रेट ऑफ वन वेरिएबल, अगर एक वेरिएबल का रेट और प्रोपोर्शन देखना चाह रहे हैं इन अ सैंपल विथ अ सेकंड वेरिएबल, फिर दूसरे वेरिएबल से, तो जस्ट हम काय स्क्वायर टेस्ट ऑफ एसोसिएशन रन करते हैं। अगर रेट ऑफ वन वेरिएबल इन अ सैंपल विथ सेकंड वेरिएबल का टेस्ट प्रोपोर्शन और रेट इन वन सैंपल अगेंस्ट प्रोपोर्शन और रेट इन अनदर, अगेंस्ट कोई रेट और प्रोपोर्शन दूसरे वेरिएबल से देखना चाह रहे हैं, तो फिर काय स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस रन होगा। टेस्टिंग अ सिंपल प्रोपोर्शन और रेट अगेंस्ट अ नॉन पॉपुलेशन वैल्यू, अगर एक ही पॉपुलेशन का वैल्यू है नॉन पॉपुलेशन का, उसमें हम काय स्क्वायर टेस्ट ऑफ मॉडल फिट रन करते हैं। ये भी एग्जांपल है करेक्टरिस्टिक्स अगर देखें काय स्क्वायर टेस्ट के, कंपेयरिंग अ सिंपल प्रोपोर्शन टू अ नॉन पॉपुलेशन वैल्यू, अगर एक सिंपल का प्रोपोर्शन है आपके पास, उसको कंपेयर करना चाह रहे हैं नॉन पॉपुलेशन वैल्यू के साथ, तो काय स्क्वायर टेस्ट ऑफ मॉडल फिट रन होगा। कंपेयरिंग अ सिंपल प्रोपोर्शन टू एन अदर सिंपल प्रोपोर्शन, काय स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस रन होगा। कंपेयरिंग अ सिंपल प्रोपोर्शन इन एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को कंपेयर करना चाह रहे हो, कंपेयरिंग ग्रुप इंटरनेट बेस्ड ट्रेनिंग, जैसे दो ग्रुप होते हैं, एक कोचिंग बेस्ड दूसरा इंटरनेट बेस्ड ट्रेनिंग, तो दो ग्रुप्स के जो प्रोपोर्शन को कंपेयर करोगे तो काय स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस रन करोगे। कंपेयरिंग टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंगल ग्रुप, एक ही ग्रुप के दो करेक्टरिस्टिक को कंपेयर करना चाह रहे हो, काय स्क्वायर टेस्ट ऑफ एसोसिएशन रन करेंगे। टेस्ट ऑफ डिफरेंस इन मीन विथ मेनी ग्रुप्स, अगर आप डिफरेंस चेक करना चाह रहे हैं मीन्स का मेनी ग्रुप्स, मतलब दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स हैं, उनका मीन डिफरेंस चेक करना चाह रहे हैं, तो फिर ये आप जो है टेस्ट रन करेंगे। इन सम केसेस मोर देन टू ग्रुप्स आर इन्वॉल्व इन एन एक्सपेरिमेंटल, जब दो ग्रुप्स से ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं एक्सपेरिमेंट में, तो फिर हम ये टेस्ट रन करते हैं। एनोवा इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज स्टैटिस्टिकल टेस्ट, एविडेंस बेस्ड रिसर्च स्टडी। एनोवा, अगर दो ग्रुप से ज़्यादा इन्वॉल्व ग्रुप्स होते हैं एक्सपेरिमेंट में, तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो टेस्ट होती है वो एनोवा वर्जन होता है। एनोवा इज़ हेल्पफुल व्हेन द रिसर्च इन्वॉल्व मोर देन टू ग्रुप्स। Univariant ANOVA is applied to determine if group differ on a single numerical outcome. डिफरेंट ग्रुप हैं लेकिन सिंगल न्यूमेरिकल आउटकम आएगा तो यूनिवेरिएंट एनोवा। रिपीटेड दोबारा फिर मेजरमेंट अगर की जाती है, एनोवा इज यूज टू डिटरमाइन इफ टाइम इज फैक्टर, अगर टाइम फैक्टर है, एंड ट्रीटमेंट कंडीशन, और कंडीशन ट्रीटमेंट है। आपने जो है ट्रीटमेंट पहले आपने ट्रीटमेंट दी और मुख्तलिफ ग्रुप का फिर आपने मीन चेक किया, उसके बाद जो है फिर ट्रीटमेंट दे के कुछ टाइम के बाद फिर अगर वो टाइम के हिसाब से आप देखना चाह रहे हैं कि ट्रीटमेंट ने कितना अफेक्ट किया, तो उसके लिए भी एनोवा टेस्ट रन होती है। बिकॉज दीज डेटा आर नॉट इंडिपेंडेंट,
डिफरेंट वर्जन ऑफ एनोवा मस्ट बी अप्लाइड। डिफरेंट वर्जन एनोवा के जो अप्लाइड होते हैं। एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस अगर मौजूद हैं, एनालाइज आप करना चाह रहे हैं तो एनकोवा वर्जन आ जाएगा। इज यूज टू डिटरमाइन ऑफ कोवेरिएट कॉमनली एन एक्सट्रानियस वेरिएबल। कोवेरिएट जो होता है ये एक्सट्रानियस वेरिएबल होता है। जैसे हमने कोई स्टडी कंडक्ट की, हमारा वेरिएबल ये है नहीं, कोई बाहर का वेरिएबल ऐसा है जो हमारी स्टडी पे अंदर असरअंदाज तो नहीं हुआ, उसको चेक करने के लिए हम एनकोवा टेस्ट रन करते हैं। एक्सट्रानियस वेरिएबल, बाहर से वेरिएबल जो असरअंदाज हुआ हो हमारे रिजल्ट्स पे, एज इम्पेक्ट ऑन दी एक्सपेरिमेंट, जिसने हम इम्पेक्ट डाला है हमारे एक्सपेरिमेंट पे, उसके लिए एनकोवा टेस्ट रन होता है। मेनोवा दी मल्टी वेरिएंट वर्जन, ये मल्टी वेरिएंट वर्जन है ऑफ एनोवा का मल्टी वेरिएंट वर्जन इज कॉल्ड मेनोवा। मोस्ट कम्प्लेक्स वर्जन अगर पूछे एमसीक्यूज में तो मेनोवा है। मेनोवा एज अकोमोडेट मल्टीपल ग्रुप्स इसमें होते हैं, मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें होते हैं, इसलिए कम्प्लेक्स वर्जन कहा गया है। पर्टिकुलर यूजफुल व्हेन द रिसर्चर बिलीव दैट मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल आर रिलेटेड टू वन अनदर। ये एग्जांपल है। इंटरवल और रेशो डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंटरवल देखना चाह रहे हैं या रेशो देखना चाह रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल का। 2 और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल, अगर 3 या 3 से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल है तो मेनोवा टेस्ट रन होगा। सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल मेजर ओवर टाइम, एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको आप 2 टाइम पे मेजर करना चाह रहे हैं, ट्रीटमेंट से पहले और ट्रीटमेंट के बाद, तो फिर रिपीटेड मेजर एनोवा वर्जन टेस्ट रन होगा। सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल एंड पोटेंशियल कोवेरिएंट, अगर पोटेंशियल कोवेरिएंट है और सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल है तो आप एनकोवा रन करेंगे। सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए एनोवा। दीज आर रेफरेंसेस। मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा जितना भी हमने डिस्कस किया है कि जो है एनालिसिस और टेस्ट कौन से रन होंगे, रेट एंड प्रोपोर्शन हम कैसे देखते हैं, ग्रुप मीन्स के लिए कौन सी टेस्ट रन, क्राइटेरिया क्या होता है, एप्रोप्रिएट क्वांटिटेटिव टेस्ट सिलेक्टिंग हमने देखा, मल्टी वेरिएंट एनालिसिस, मल्टी वेरिएबल हमने सिंगल वेरिएबल के लिए यूनिवेरिएंट एनालिसिस देखा, बाय वेरिएंट के लिए 2 वेरिएबल देखा, हमने नॉन पैरामीट्रिक जो नो अजम्पशन, नो एबनॉर्मल डेटा प्रेजेंट होगी तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट रन होगी, और अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होगी और बेल कर्व शेप में होगी तो हम पैरामीट्रिक टेस्ट रन करेंगे। अजम्पशन ऑफ डेटा हमने देखा, 2 अजम्पशन, यही अजम्पशन था पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक, और ये हम सिलेक्ट के बेस पे करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड शेप पे। गोल ऑफ एनालिसिस हमने देखा कि हमारा गोल क्या होता है, इन्फ्रेंशियल एनालिसिस डिटरमाइन रिजल्ट्स और डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स सैंपल का बताता है। और हमने देखा गोल, अजम्पशन एंड नंबर ऑफ वेरिएबल। क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमने जो देखी वो एक क्वांटिफाई वैल्यूज़ में आती है, काउंटिंग एंड मेजरिंग देम। क्वांटिटेटिव में नंबरिंग में हम वो करते हैं, मैथमेटिकली नंबर्स, रॉ डेटा होता है, क्वांटिटेटिव में अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं उसको। सैंपल इन्फ्रेंशियल सैंपल पॉपुलेशन, डिस्क्रिप्टिव में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी चेक करते हैं। ये 2 एनालिसिस थे। रीस्टेटमेंट हाइपोथेसिस था, एनालाइज स्टैटिकली हाइपोथेसिस होता है, और टेस्ट कैजुअल कौन सी होंगी, एक्सपेरिमेंटल और क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, ये हाइपोथेसिस हमें बताता है। नो एसोसिएशन, ये नल हाइपोथेसिस है का एग्जांपल है। रिसर्च क्वेश्चन गाइड्स द डिज़ाइन, ये डिज़ाइन गाइड करता है रिसर्च क्वेश्चन, और हाइपोथेसिस गाइड करता है स्टैटिकल एनालिसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती है, प्रिडिक्शन होती है हाइपोथेसिस में कि ये रिजल्ट ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता, नेचर ऑफ रिजल्ट्स
हाइपोथेसिस बताता है कि क्या रिजल्ट हो सकता है। ये डिफरेंस था, नो डिफरेंस नल हाइपोथेसिस है। ये डिफरेंस एवरेज अमाउंट, ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, मतलब टू वे। ये नॉन डायरेक्शनल ये नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, टू वे। और डायरेक्शनल हाइपोथेसिस एक डायरेक्शन देगा, ग्रेटर एवरेज दे दिया, ये डायरेक्शनल है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, इसमें भी यही है। नो डिफरेंस नल हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल में डिफरेंट बता रहा है कि वो फिर ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। डायरेक्शनल में इम्प्रूव्ड डायरेक्शन दी हुई है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, नल हाइपोथेसिस, नो डिफरेंस, पॉपुलेशन वेरिएबल कंपैरिजन, ये हाइपोथेसिस के जो हैं कंपोनेंट है, एलिमेंट भी कह सकते हैं। एनालॉजी सिमिलरिटी पिको से इसकी मिलती है। नो डिफरेंस बिटवीन, ये नल हाइपोथेसिस है। टू साइडेड स्टेटमेंट, नॉन डायरेक्शनल, डायरेक्शनल वन साइडेड स्टेटमेंट। रीस्टेटमेंट ऑफ रिसर्च क्वेश्चन हाइपोथेसिस की ये डेफिनेशन है। फिजिबिलिटी, इंटरेस्टिंग, नोवल, एथिकल, रेलिवेंट। फिजिबिलिटी में क्या क्या देखते हैं, ये चीज़ें याद रख लीजिएगा एमसीक्यूज़ के हवाले से। ये क्या है, गाइड्स इन द अप्रेजल, फीनियर अप्रेजल गाइड करता है। डिस्क्राइब करेक्टरिस्टिक्स हमारे उसके रिसर्च क्वेश्चन के करता है। और पीको क्या करता है, आउटलाइन द एलिमेंट्स करता है। ठीक है, पॉपुलेशन, इंटरवेंशन, कंपैरिजन, आउटकम, ये पीको है। रिसर्च क्वेश्चन आउटलाइन द प्राइमरी कंपोनेंट और गाइड्स दी स्टडी एंड मेथोडोलॉजी। रेड जितना भी ये मैंने मार्क किया हुआ है, ये जो है कीवर्ड्स हैं एमसीक्यूज़ के हवाले से। उम्मीद है समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मैं और भी यूनिट्स जितने हैं रिसर्च के पे मैं लेक्चर बनाने जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह अपलोड करता जाऊँगा। जिन्होंने जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।